नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने 2014 पेपर के प्रीवियस जो पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। तो 2014 का जो पेपर है उसका आप लोगों ने प्रीवियस पेपर सॉल्व किया है, पूरा वीडियो देखा। आज हम लोग ईवीएस का क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। ईवीएस का पेडागोजी सेक्शन, आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं। जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो कंटेंट के क्वेश्चन होते हैं, 15 पेडागोजी के होते हैं। तो कंटेंट वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया हुआ है। अब आपको ईवीएस का जो है पेडागोजी वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक हमने देखा था, यहाँ तक का प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पे। ईवीएस संक्षेपण डैश में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था क्योंकि आपको इसके पहले मैंने ईवीएस का 1-2 वीडियो दिया हुआ है, तो उसमें मैंने कराया हुआ है ये प्रश्न। तो ऑप्शन है यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्किल, इसलिए ये प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी है एनवायरमेंटल साइंस, ऑप्शन सी है एनवायरमेंटल सोर्सेज, ऑप्शन डी है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ईवीएस का फुल फॉर्म ये पूछ रहा है। तो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑप्शन डी यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, ये हो गया इसका आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे सर्च कीजिए फैक्ट नॉलेज, और वहाँ पे हमारे सारे वीडियोज़ के पीडीएफ आपको मिलते हैं वहाँ पे। तो देर न करते वीडियो को आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। 77 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं को जो है आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिया है, लेकिन फिर भी आपको पेन से एक बार इसको अंडरलाइन कर लेना है। क्यों? ताकि आपके दिमाग में बना रहे कि नहीं पूछ रहा है, कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य जो है नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे। ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना, ठीक है। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन सुनिश्चित करना, यानी सुनिश्चित करे शिक्षक जो है। ऑप्शन सी है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आपको मैंने बताया था कि जो भी निगेटिव पूछता है कि क्या इसका उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है, क्या उद्देश्य होगा अगर पूछता है तो आपको निगेटिव देखेंगे, निगेटिव छाट लेंगे और जो पॉजिटिव होगा उसको मारेंगे। अगर उसमें 2 पॉजिटिव टाइप का दे रहा है तो उसमें जो ज़्यादा करेक्ट लग रहा है उसको चुनेंगे। इसी तरह से जो निगेटिव पूछ रहा है, मान लीजिए उद्देश्य नहीं है, तो उसमें जो पॉजिटिव लग रहा है उसको हम लोग अंडरलाइन करते रहेंगे, यानी उसको छाट लेंगे। जो निगेटिव लग रहा है उसको रखेंगे। अब कक्ष में ईवीएस पढ़ाने में एनसीएफ में बोला भी गया कि बाहर की दुनिया से जोड़ना, और इंक्लूसिव एजुकेशन में भी यही बोला गया है। तो कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को जो है विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना, ये तो जरूरी है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन का पालन सुनिश्चित करे। नहीं, अनुशासन जो है जरूरी है, लेकिन कड़ा अनुशासन आपको करिएगा तो बच्चा जो है, अब इतना कड़ा अनुशासन कर दो कि बच्चा हिल डुल ना सके, बोलने से पहले डरे आपसे, पूछने से पहले डरे, तो ये गलत चीज़ है। अब प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। फिर निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करें, ये इसके लिए अभिप्रेरित करना, ये भी सही है। तो कड़ा अनुशासन वाला जो है ये हमारा ऑप्शन ये जो है गलत हो जाएगा, यानी 77 का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है ईवीएस के जो है शिक्षण उद्देश्य नहीं है, यानी कड़ा अनुशासन जो है ये ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। उद्देश्य से पूछ रहा है। अगला प्रश्न है आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का प्रश्न करने का उद्देश्य डैश में सुधार करना है। अब आपको बताना है कि क्या चीज़ में सुधार करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं हम।
यहाँ अवलोकन कौशल में, ऑप्शन बी है संवेगात्मक कौशल में, ऑप्शन सी है चिंतन कौशलों में, ऑप्शन डी है बोलने संबंधी कौशलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिंतन कौशल में। ये हो जाएगा इसका आंसर, चिंतन कौशल में सुधार करना। जो जांच आंचल जो है कक्षा 5 में पढ़ती है, वो अपने जो है गहन जांच पड़ताल और कल्पना परक प्रश्न पूछती है, उससे क्या होगा, वो चिंतन कर रही है, चिंतन कौशल में उसका सुधार होगा। ठीक है, यही उसका लक्ष्य है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी पकड़ पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो क नंबर है, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र बनाना। ख है विभिन्न पक्षियों और तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करते हुए उनका संक्षेप में वर्णन करना। ग है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। और ये सारी चीज़ें जो कर रही है नलिनी का, इस प्रयोजन के लिए सीखने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। तो कौन सा उपयोग कर रही है, ये जो कार्य करा रही है, पक्षी का चित्र बनाना, दिखाना, पार्क में ले जाना, ये सारी चीज़ें करा करके वो क्या कर रही है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रही है वो। ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन है अपना फर्स्ट ऑप्शन, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। ऑप्शन नंबर बी यानी सेकेंड नंबर ऑप्शन है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकता को पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड है दूसरे शिक्षार्थियों और अभिभावकों को प्रभावित करना। ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों की तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न आवश्यकता को जो पूरा करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि वो चित्र दिखा रही है, पार्क में ले जाकर के पक्षियों का अवलोकन करने के लिए कर रही है। ठीक है, तो पाठ्य योजना का सिर्फ पालन करना, ये ऑप्शन दिया है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, और भी शिक्षार्थियों को तर्क शक्ति को विकास करना, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों के विभिन्न आवश्यकता को पूरा करना, यानी जिनमें ज़्यादा मेंटल जो है कौशल है, उनका जो है क्षमता पूरा करना, यानी अलग अलग प्रकार के मेंटल कौशल है, यानी अलग अलग तरह का बुद्धि वाले लोग हैं, उनकी अलग अलग आवश्यकताएँ होती हैं, उनका अलग अलग तरीके से वो सीखते हैं। कोई चित्र देख के सीख लेगा, कोई जा करके अच्छे से टच में आएगा, डायरेक्ट अवलोकन करेगा तब सीखेगा। तो ऐसे ही ईवीएस पढ़ाते समय का मेन चीज़ यही है कि आपको बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़ना है, और आपको भी जो है अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको भी यही करना है। ठीक है, अब यही सोच करके आपको ईवीएस के प्रश्न को जो है सॉल्व करिएगा, ईवीएस पेडागोजी वाले, तो आपसे प्रश्न गलत कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, टेक्निक यही है, एकदम सिंपल है, ऐसा नहीं है कि कोई श्योर शॉर्ट तरीका है, आपको अपना ट्रिक बनाना है। आप जरूरी नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो आप उसको फॉलो करिए, अगर आप अपने तरीके से बना सकते हैं और आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बस वही तरीका सही है, कोई तरीका गलत नहीं होता। बस देखना होता है कि कौन सा तरीका आप पे सेट करता है, आपको कौन सा तरीका सूट करता है। अगला प्रश्न हम लोग, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति जो है अधिक प्रभावी होगी। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, ये जो है सही होगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी होगा कि विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें अपने शिक्षार्थियों को दिखाना। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी है कि जो शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, यानी शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, उन्हें अलग अलग खेल खिलाना अलग अलग दिन पे। क्यों, जो खेल जो हम खेलते हैं ये प्रकरण जो है शिक्षार्थियों को भागीदारी को में अधिकतम भागीदारी निम्न कौन सी शिक्षण युक्ति होगा। क्योंकि देखिए
अधिकतम भागीदारी के लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए खेल के मैदान में ले जा रहे हैं, उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिला रहे हैं, तो बच्चों में इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें सीखेंगे भी, ठीक है, अलग अलग खेल के बारे में वो सीखेंगे जानेंगे भी, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के बच्चों के इंटरेस्ट जो होता है अलग अलग खेल में होता है, तो वो भी उसमें इंटरेस्ट लेके खेल पाएंगे। तो ये जो है ये सबसे प्रभावी शिक्षण युक्ति है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? फिर से नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। ऑप्शन बी है, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकल्पों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। ऑप्शन नंबर सी है, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन करने वाले आरेख बनाना। ऑप्शन नंबर 4 है, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जल प्रदूषण की जो है हानियों की चर्चा करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो रूपात्मक पर्यावरण का जो है कक्षा में रूपात्मक आकलन की समुचित कार्य कौन सा नहीं है? तो शब्दावली की परिभाषाओं की व्याख्या करना, प्रयोगात्मक क्रियाकलाप पूरा करना, ये सारे हैं, लेकिन जल प्रदूषण की हानियों की चर्चा करना ये नहीं होगा, ठीक है, यानी इसके अनुसार आंसर यही हो जाएगा। नहीं वाले प्रश्नों को आपको बहुत सावधानी से सॉल्व करना है, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न काफ़ी लोगों के सही होते आते आंसर पता होते भी जो है थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं, ठीक है। जीव जंतुओं पर आधारित हमारा 82 नंबर का प्रश्न है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। वह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जीव जंतुओं के संरक्षण के कौशल का विकास करने में। ऑप्शन नंबर बी, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। ऑप्शन नंबर सी, कक्ष के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। ऑप्शन नंबर डी, जीव जंतु को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है आपको जैसे कि मैंने बताया कि ईवीएस का लक्ष्य ही है कि जो है कक्षा की जीवन जो है वास्तविक जीवन से जोड़ना, कक्षा कक्ष को जो है वास्तविक जीवन से जोड़ना, जो भी पाठ है उसको वास्तविक जीवन में ले जाकर उसको समझाना, ठीक है। तो इसमें भी यही कह रहा है कि कक्षा कक्ष जो है उसके अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थिति के साथ जोड़ना जो है ये कह रहा है कि इसका लक्ष्य है, लेकिन जो है शीतल का जो है लक्ष्य यही है। तो बिल्कुल सही है कि मान लीजिए वो जीव जंतु पर आधारित पाठ पढ़ा रही है, फिर उसके बाद वो चिड़ियाघर ले जा रही है, तो इससे क्या होगा, वो जो चीज़ें पाठ में उन्होंने पढ़ा है उसे सुना है, पढ़ के उन्होंने सुना, लेकिन अब वो चीज़ें जब चिड़ियाघर में जाएंगे वो प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो समझ के उनको दिमाग में वो एक स्कीमा बन जाएगा कि हाँ मैडम ने जो पढ़ाया है या जो सर ने जो पढ़ाया है वो जो है बिल्कुल सही वे में पढ़ाया है, एकदम जो बुक में है ऐसा ही हो रहा है। मान लीजिए कि अगर शेर दहाड़ रहा है, ठीक है, शेर दहाड़ रहा है तो आपको जो है आपको जाकर देखने को मिलेगा, जो मान लीजिए बच्चे चिड़ियाघर जाते हैं देखते हैं तो शेर जो है सच में दहाड़ रहा है, ठीक है। शेर जो है दहाड़ता है तो आपको 8 किलोमीटर दूर सुनाई देता है, तो शेर का दहाड़ का आवाज़ कितना तेज़ होता है ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भालू जो है कहाँ रहता है, कैसे रहता है, चिड़िया कैसे होती हैं, पंछी कैसे रहते हैं, ठीक है, तो सांप कैसे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को लाइव देखने को मिलेंगे। वो चीज़ों को बाहर की दुनिया से जोड़ने में उसको मदद मिलेगा, यानी कि वास्तविक जीवन से जोड़ने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि सालनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन देख लेते हैं। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्यों, शिक्षार्थियों से कहना कि उन्हें अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए।
तो देखिए पोषण मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो श्यामपट्ट पर पाचन तत्व बना दिए, या फिर भरपूर पोषक तत्व से भरपूर जो है भोजन है उसका उदाहरण दे दिए, चार्ट प्रदर्शित कर दिए। उससे ज़्यादा जैसे कि ईवीएस का लक्ष्य है कि आपको क्या करना है, आपको वास्तविक जीवन से जोड़ना है। अब वो बुक मान लीजिए अपने बुक में पढ़ाने से पहले आपको क्या करना है कि जो है पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब आपको टिफिन बॉक्स खुलवाएंगे, उनमें जो जो तत्व हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, उसका अवलोकन करें। मान लीजिए कि वो अलग अलग तरह का लंच, सारे बच्चे एक तरह का तो लाएंगे नहीं, अलग अलग लंच आएंगे, उसमें क्या क्या तत्व है, किस तरह के प्रकार हैं, क्या क्या भोजन है, भोजन में क्या तत्व उपलब्ध है, ठीक है, उसका क्या लाभ है, क्या, ये सारी चीज़ तब बाद में डिस्क्राइब करोगे तो बच्चे सीख पाएंगे, आप से वास्तविक जीवन से वो कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 84 नंबर का प्रश्न कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना और ब्लूप्रिंट तैयार करना, इसको क्रम में लगाना है। अब यहाँ पे दिया है अनुपालन किए गए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है। यहाँ पे 4 2 1 3, फिर 2 4 1 3, फिर 4 1 2 3 और 1 2 4 3, ये सारी चीज़ों को क्रम में लगाना है, ठीक है। इनको आपको क्रम में लगाना है, ठीक है, प्रश्न पत्र बनाते समय। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले क्या हो जाएगा, पहले आप दूसरा नंबर यानी रूपरेखा डिजाइन करेंगे, कि डिजाइन तैयार करेंगे कि कैसा आपको प्रश्न पत्र बनाना है। फिर आप क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, यानी प्रश्न पत्र बनाने का एक ब्लूप्रिंट होता है वो आप तैयार करेंगे, ठीक है, रूपरेखा तैयार करेंगे। अब उसके बाद से प्रश्न लिखेंगे, उसमें प्रश्न लिखेंगे कि आपको रूपरेखा के अनुसार प्रश्न नोट करेंगे। और उसके बाद से 3 यानी कि प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे, यानी कि प्रश्न पत्र लिखने के बाद से आप उसके टाइप करेंगे या उसको फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये सही वे है प्रश्न पत्र तैयार करने का। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। अब यहाँ सुझाव हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधन का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है कार, स्कूटर आदि व्यक्तिगत वाहन न रखें। ऑप्शन नंबर सी है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। ऑप्शन नंबर डी है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। और इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से आंसर हो जाएगा, मैं आपसे क्यों पूछूंगा कि इसमें से क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद से आपको खुद गेस करना है कि आंसर क्या होगा। इससे क्या होगा, आपको आंसर गेस करना है कि जो है कौन सा आंसर सही होगा। फिर मैं आंसर बताऊंगा, उसको डिस्क्राइब करूंगा कि क्यों ये आंसर सही होगा। तो आपको अगर मान लीजिए सही होता है तो अच्छा होगा, आपको खुशी मिलेगी कि हाँ, लेकिन गलत होता है तो मायूस नहीं होना। जैसे मैंने बताया है, आपको सीखने को मिलेगा, वो आपके अंदर कॉन्सेप्ट वो तो हाँ उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये प्रश्न का आंसर ऐसे सॉल्व करना है, ये आंसर होगा, ये क्यों सही होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएंगी और आगे आपको प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। प्रश्न सॉल्व करने का, पेडागोजी के प्रश्न सॉल्व करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है, और सीटेट में यही प्रभावित तरीका है। ऐसा नहीं कि आप आओ क्वेश्चन करते जाओ, नहीं। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि आने जाने के लिए जो है वो सार्वजनिक साधनों का जो है प्रयोग करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए कार स्कूटर जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार स्कूटर जैसे जो व्यक्तिगत वाहन है वो ज़रूरी थोड़ी ना कि बहुत से लोगों को ज़रूरत होता है, ठीक है, फालतू यूज ना करना ये ठीक है, लेकिन ज़रूरत के समय के लिए आदमी रखे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। और घर से बाहर आने जाने से अक्सर बचना, अक्सर आने जाने से भाई काम है तो जाना ही पड़ेगा, ये भी जो है सही तरीका नहीं हो सकता, सही सुझाव नहीं हो सकता। व्यक्तिगत वाहन की नियमित जांच कराना, तो जांच तो होता ही है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है कि सार्वजनिक आने जाने के लिए सार्वजनिक साधन का प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि सार्वजनिक साधन का प्रयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो अपना वाहन का जो निजी वाहन है, वाहनों की संख्या जो है बढ़ रही है आजकल, और उसकी वजह से एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, वो घटेगा। फिर उसके वजह से जो उससे वाहनों के धुआं से बढ़ने वाला जो प्रदूषण है वो भी घटेगा। सार्वजनिक वाहन मान लीजिए चल ही रहे हैं, तो फिर अपना व्यक्तिगत वाहन लेकर के आपको जो है भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ये चीज़ों आपको प्रमोट होंगी इससे। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। लोग जो है आजकल प्रॉब्लम यही हो गया कि लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास भाई अपना कार है तो मैं कार से ही जाऊँगा, और मैं सब्जी लाने भी जाऊँगा तो मैं कार से ही जाऊँगा, नहीं तो जो है अरे भाई हमें पर्यावरण के बारे में, अपना ये हमारा ही पर्यावरण है, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। ठीक है, और बच्चों में तो खास करके बचपन से ही उनमें ये विकसित करना होगा ताकि वो आगे जा करके अपने पर्यावरण अपनी का ध्यान रख सकें। इससे भी एक प्रश्न आता है कि आप पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो बच्चों के लिए जो है संवेदनशीलता विकसित करने के लिए आप उनको पढ़ाई पेड़ लगाने को देंगे या फिर पेड़ अडॉप्ट करने को देंगे, ये सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आगे आपको कराऊंगा तो देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है वो कौन सा है। ऑप्शन है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन बी लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, ऑप्शन सी है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर डी है गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गहन जांचपरक जो है गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न जो है पूछना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सही आंसर है क्योंकि कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है आप जो जांचपरक प्रश्न पूछेंगे और कल्पनापरक प्रश्न पूछेंगे, तो जो कल्पना करके वो आपको बताएंगे तो उसमें उनमें जिज्ञासा जागृत होगी। मान लीजिए कोई बच्चा बता रहा है कि जो है, मान लीजिए कोई पेड़ के बारे में, पेड़ ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, पेड़ सांस लेते हैं क्या, पेड़ भोजन बनाते होंगे तो कैसे करते होंगे, तो ये चीज़ें आपको जो है उनमें कल्पना तो विकसित होंगी, उसके अलावा उसमें जिज्ञासा भी विकसित होगी, जिज्ञासा भी उठेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा। यह प्रश्न पूछने का उद्देश्य है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है हमारा समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन बी है हमारा बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतन कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों के सामान्य जानकारी का आकलन करना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा 87 का सी, यानी कि शिक्षार्थियों को में जो है डी, यानी 3rd नंबर हमारा जो प्रश्न है कि शिक्षार्थियों के कल्पनापरक चिंतन कौशलों का विकास करना जो है, ये आंसर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए जो आप जो प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है, बिजली 1 महीने के लिए बिजली ना हो, तो ये बिजली ना हो तो ये कल्पना करने के लिए आप बोल रहे हो, कल्पना करेंगे वो ऐसा होगा, इसके अलावा चिंतन भी करेंगे कि मान लीजिए बिजली ना हो तो एक तो कल्पना करेंगे, मान लीजिए कि जो है पंखा नहीं चलेगा या फिर हमारे जो है पूरा जनजीवन सामान्य से दिक्कत होगा, सामान्य जनजीवन, घर में माइक्रोवेव नहीं चल पाएगा, या फिर लाइट नहीं चलेगी, पंखा कैसे चलेगा, फ्रिज कैसे चलेगा, फ्रिज के बिना जीवन कैसे, ये सारी चीज़ें वो आपको थॉट उनके मन में आएगा, कल्पना करेंगे और उसके अलावा चिंतन भी करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न का यही उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ऑप्शन नंबर 3rd है यानी सी है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे जो है चीज़ों को खोजें और सीखें। ठीक है, मान लीजिए सर्वेक्षण और सर्वे और लेखन जो है इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि चीज़ों को जो है शिक्षार्थी जो है बच्चे हैं उनको जो है खोजने का अवसर उपलब्ध कराना, वे चीज़ों को खोजें और उसके बारे में उससे सीखें। ठीक है, ये होगा सर्वे का उद्देश्य ही होता है। ठीक है, अब प्रश्न 89 नंबर है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करी है। अब ये देख लेते हैं क्रियाकलाप। ऑप्शन है, मैंने बोला था ना ऐसा प्रश्न आएंगे। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना
कि एक वृक्ष को उगाएं और उसकी देखभाल करें। ठीक है। ऑप्शन बी है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है। ऑप्शन सी है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। ठीक है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधि में से कौन सबसे कम प्रभावित होगा। अब देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सबसे कम प्रभावित होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का जो है भंडार दिखाना। अब इसको समझते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को हमको विकसित करना है और वृक्षों को प्रति संवेदनशील बनाना है। तो इसके लिए हम लोग कटी लकड़ी का भंडार दिखाएंगे तो इससे उनको मोटिवेशन, सही मोटिवेशन नहीं मिलेगा, संरक्षण के बारे में संवेदनशील नहीं बनेंगे वो। बल्कि अगर हम लोग ये देते हैं कि शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वृक्ष को उगाएं और उसकी अपनाएं, उसकी देखभाल करें, तो उसके प्रति संवेदनशील होंगे। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे वन संरक्षण पे, तभी वो हो सकते हैं। और पोस्टर निर्माण भी कराएंगे आप वृक्ष पर आधारित, तो भी होंगे। लेकिन कटी लकड़ी का करेंगे तो इसका जो है ये सबसे कम प्रभावी होगा वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। ठीक है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है ईवीएस का कि कक्षा 5 के शिक्षार्थी को यदि समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों को समझ के स्तर को जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। मान लीजिए कि यदि समाप्त हो जाए, ये पाठ पढ़ाता है, उसके बाद से एक परीक्षण जो है करती है जो मैडम शीला, वो तो आपको बहुत सारे बच्चे जो है नहीं सीख पाए हैं अवधारणा को। तो क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। ऑप्शन सी है वह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों को प्रकरण रोचक नहीं लगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है हमारा, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग जो है नहीं किया है। ये आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर सही पद्धति का आप प्रयोग करोगे, यदि समाप्त हो जाए तो क्या होगा? इसके लिए आप सही पद्धति इस्तेमाल करोगे तो शिक्षण विधि प्रभावी होगी, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, बच्चे एक्टिव रहेंगे तो वो सीख पाएंगे, अधिगम सही प्रकार से होगा। तो ये प्रश्न का उत्तर ये सही होगा कि जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकरण को पढ़ाने के सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आता होगा। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पेपर के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक ले इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।